हेलो, मैं विनोद कुमार चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा से संबंधित व्यंजनों का वर्गीकरण। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने स्वरों का वर्गीकरण अपलोड किया था या बतलाया था। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या मैंने 44 बताई थी, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन बतलाए थे। तो स्वरों का वर्गीकरण मैंने विभिन्न भागों से कर दिया था, तो आज मैं व्यंजनों का वर्गीकरण बतला रहा हूँ। व्यंजन व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, मैंने पहले वीडियोज में बताई थी। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है, अर्थात जिनके उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाए वे व्यंजन कहलाते हैं। अगर व्यंजन स्वतः उच्चारित नहीं होते हैं, यदि स्वरों का उपयोग नहीं करें तो उसका उच्चारण, उस व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा भेद है इसका प्रयत्न के आधार पर। इसके हिसाब से उच्चारण स्थान के आधार पर 7 भेद हैं और इसके आधार पर 2 भेद हैं। पहला भेद इसका है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, दूसरा बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो इनको बाद में लेते हैं, पहले कौन सा लेते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। इतना तो आ गया होगा समझ में। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। सबसे पहले लेते हैं कंठे वर्ण। कंठे वर्ण सूत्र है, संस्कृत सूत्र है, जिससे आसानी से तुम्हें याद हो सकता है। जैसे है विसर्जनीयानाम कंठ, अपूर विसर्जनीयानाम कंठ। अब देखो ऐसे क्या निकला, आ, ये दोनों क्या हैं? स्वर हैं, इसलिए कोष्टक में करते हैं। अगर पूरा पूछे तो बता देना। फिर इसके बाद क्या निकला? पू से क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ग, घ, ये। फिर क्या आया? ख। फिर विसर्ग,
इनका उच्चारण स्थल कंठ होता है, इसलिए ये वर्ण कंठ कहलाते हैं। यदि इनमें आ को हटा दो तो ये सारे क्या है, कंठ दुनिया, ये कंठ वर्ण, कंठ व्यंजन कहलाएंगे। दूसरा है तालव्य। सूत्र इसका इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु। ई से देखो क्या आया, ई और गुड़ी, ये क्या है, स्वर। चो से क्या आ गया, च वर्ग। च वर्ग में क्या क्या आता है, च, छ, जे, छे और ये। फिर क्या निकला, ये, फिर से। ये वर्ण क्या कहलाए, तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण को कठोर तालव्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कठोर तालव्य। और कंठ वर्णों को कोमल तालव्य, कंठ वर्णों को कोमल तालव्य कहा जाता है। तीसरा सूत्र है अपना मूर्धन्य। मूर्धन्य उच्चारण स्थल है इसका, यह मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे याद नहीं ले पाते हैं, सूत्र से याद रहती हैं। ऋटुर, ऋटुरसा नाम, ऋटुरसा नाम मूर्धा। देखो री स्वर है, हटा दो उसको, व्यंजन ध्यान रखने हैं तुम्हें। टू से टवर्ग, टू से टवर्ग। टवर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, टे, ठे, डे, ढे और अण। तो ये वर्ण क्या कहलाए, मूर्धन्य वर्ण कहलाए। इसके बाद आता है जो, साफ कर दूं उसको, होस्ट है। सूत्र इसका उपपद्य मानीय नाम होस्ट। देखो क्या क्या, ओ और बड़ा, ये दोनों क्या है, स्वर है। उसे पावर, पावर क्या क्या आता है, प, फ, ब, भ और म। उपपदमानी वर्ण संस्कृत का है, जैसे प, फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग हो तो प ऐसे ऐसे प, फ क्या कहलाएंगे, उपपदमानी कहलाएंगे। परंतु अपनी हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में पावर्ग और उ क्या कहलाएंगे, ओष्ठ है। इसके बाद ये दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं, ली, तुल, सा, नाम, दंता।
तुलसा नाम दंता। देखो क्या क्या रहा, ली। ये संस्कृत भाषा का है, हिंदी में ली का प्रयोग नहीं किया जाता है। संस्कृत स्वर लिख लो चाहो तो। क्या लिखा तुलसी? त वर्ग। त वर्ग में क्या क्या आता है? त, थ, द, ध और न। फिर क्या निकला? ल। फिर सा से स। इनका उच्चारण स्थल दांत होते हैं, इसलिए ये वर्ण दंत वर्ण कहलाते हैं। अगला वत्सल्य। वत्सल्य वर्ण। संस्कृत भाषा में वत्सल्य वर्ण नहीं होते हैं। इनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण मसूड़ों से किया जाता है, वे वर्ण वत्सल्य वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? मैंने सूत्र बनाया है, नल रसज। नल रसज मतलब नल रसता है। न से न, ल, रे, से और जे, ये वर्ण क्या कहलाएंगे? वत्सल्य वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण मसूड़ों द्वारा होता है। इसके बाद वैसे तो हिंदी में इन सातों को ही उच्चारण स्थल माना गया है। कौन कौन से? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। हाँ, एक और बच रहा है, 6 हुए भी। ये वर दंतोष्ठ। दंतोष्ठ दंतोष्ठ वर्ण क्या है? सूत्र इसका संस्कृत में वकारस्य दंतोष्ठम। क्या मतलब हुआ? वकारस्य मतलब वह का, वह वकील वाले का, वह का उच्चारण स्थल दंत प्लस ओष्ठ, दांत और ओष्ठ होते हैं, इसलिए वह क्या है? दंतोष्ठ वर्ण है। मतलब वह का उच्चारण दांत और ओष्ठ से किया जाता है। ओष्ठ का मतलब ओठों से, इसलिए वह क्या है? दंतोष्ठ वर्ण है। इन सातों को ही हिंदी भाषा में उच्चारण स्थलों की श्रेणी में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त 2 और हैं, वे हैं कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। कंठ तालव्य वर्ण पूछने में से तो स्वर आता है, इसमें क्या क्या आता है? देखो सूत्र क्या है इसका? ई दैतौ कंठ ताल। ए देखो स्वरों में आता है ए, और 2 मात्राएं ये लगी हैं बड़ी, क्या हो गया? आई। ये स्वर। अगला है कंठोष्ठम। ये संस्कृत भाषा में है।
वर्ण कौन कौन से आ जाएंगे? ओ सूत्र है इसका भी लिख लो। ओ गौ कौ कंठोष्ठम। देखो ओ फिर औ, इन दोनों का उच्चारण स्थल कंठ और ओष्ठ होते हैं, इसलिए ये वर्ण क्या कहलाएंगे? कंठोष्ठम। दूसरा भेद पढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। आधार पर व्यंजनों के भेद। इस आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, दूसरा बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो पहला लेते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। इस आधार पर व्यंजनों के 8 भेद किए गए हैं, वे निम्न हैं। पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, वे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा या जीभ मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करते हैं, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आप सुन लो, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है, तो वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे लेकर के कैसे म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25, अर्थात सभी 5 वर्गों के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 16 है। वर्तमान में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 है। कैसे? च, छ, ज, इनको छोड़कर च, छ, ज, झ और नासिक व्यंजन 5 हैं। ये तो नासिक के, और ये
स्पर्श संघर्षी बोलते हैं इनको। इनको छोड़ करके कितने हुई? 5, 4, 9, 25 में 9 कम करें तो वर्तमान में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 16 है। दूसरा लेते हैं संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन इनके उच्चारण में वायु रगड़ खाकर गर्म होकर बाहर निकलती है तो वे वर्ण ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? स और ह। स ह। तीसरा आता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके अंतर्गत देखो स्पर्श और संघर्षी। स्पर्श मतलब वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण करने में जीवा मुख के किसी अवयव के साथ साथ संघर्षी रगड़ भी करती है। मतलब स्पर्श भी होता है और रगड़ भी होता है। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जीवा मुख के किसी अवयव के साथ साथ रगड़ भी करती है तो वे ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। ये 4 हैं, ये आ जाएंगे यहाँ च, छ, ज और छ। इनकी संख्या कितनी है? 4। इसके बाद आता है स्पर्शहीन। चौथा स्पर्शहीन संघर्ष हीन भी बोल देती है या अर्ध स्वर। अर्ध स्वर व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण करने में जीवा न तो किसी मुख के अवयव को स्पर्श करती है न ही संघर्ष मतलब रगड़ खाती है। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्शहीन या संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? ये और वह। ये वह को अर्धस्वर की संज्ञा भी दी गई है। 5वां लेते हैं नासिक के। कौन सा लेते हैं? नासिक। इधर लेते हैं बोलिए। नासिक के व्यंजन ये तो सबको याद है। क्या नासिक व्यंजन? वे वर्ण जिनका उच्चारण नासिका द्वारा होता है वे वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाएगा। ये वर्ण अपने वर्ग के 5वें वर्ण के साथ साथ इनका उच्चारण नासिका भी होती है। छठा उत्सित या द्विगुण या कारण जात। क्या होता है? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीवा या जीव मूर्धा को स्पर्श करके झटके से बाहर निकल जाती है
वे जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीवा या जीव मूर्धा को स्पर्श करके झटके से बाहर निकल जाती है, ऐसे वर्ण द्विशिप्त, उत्क्षिप्त या द्विगुण कहलाते हैं। इन्हें ही कारणजात कहा जाता है। क्या क्या जाएंगे ये। इसके बाद आता है लुंठित। लुंठित इसी को बोलेंगे प्रकंपित। प्रकंपित एक नाम और है कंपन जा। वे व्यंजन वर्ण या वह व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण करने में जीवा का अग्रभाग कांपने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है, उन्हें कंपन जात या प्रकंपित या लुंठित कहती हैं। इसके अंतर्गत रह आता है। आठवां अभ्यंतर प्रश्न का आठवां है लास्ट पार्श्विक। इसे कहेंगे पार्श्विक। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण करते समय जीवा खड़ी हो जाती है, ऐसे वर्ण पार्श्विक कहलाते हैं। ल पार्श्विक वर्ण है। यदि पार्श्विक न हो तो फिर विकल्प में दंत्य दे रखा हो तो ल का उच्चारण स्थल दंत्य हो जाएगा। पार्श्विक ल है ये। इसके बाद लेते हैं दूसरा बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। दो भेद दो तरह से कर सकते हो। पहला है प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। दूसरा भेद है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। पहला लेते हैं प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। इसमें पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत देखो परिभाषा क्या हुई। अल्प प्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु की मात्रा कम पड़ती है, प्राणवायु की आवश्यकता कम पड़ती है या मात्रा कम पड़ती है, ऐसे वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण में क्या क्या आता है? 1, 3, 5 अर्थात प्रत्येक वर्ण नीचे लिख लो चाहो तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है और सभी स्वर। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और इसके अतिरिक्त क्या जाएगा?
5 3 15। इसके अतिरिक्त क्या आ जाती है इसमें? स्वर और अंतस्थ। देखो पहले व्यंजन कर लें। ये तो हुए टोटल 15। इसके बाद अंतस्थ क्या क्या है? ये रे ले व, ये रे ले व। कितना हुआ? 4, ये 19। कुल व्यंजन पूछे तो 19 कुल। तो इसमें स्वर और शामिल कर दें 11। कुल अल्प प्राण, कुल अल्प प्राण कितने हो गए? 30। दूसरा लेते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राण वायु या ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लगती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। क्या क्या आ जाएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। कितने हो गए? 10। और उस कितने? से पर 4। कुल ये व्यंजन ही व्यंजन होते हैं। इसमें कितना हुआ? 14। ये कितने हैं? 14। ये तो हुआ प्राणवायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब है दूसरा भेद, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद। बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो भेद बताइए मैंने। एक तो था प्राणवायु के आधार पर, दूसरा है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, इस आधार पर भी दो भेद बताए गए हैं। पहला अघोष और सघोष, इसी को बोलेंगे घोष। अब देखो अघोष, घोष का अर्थ होता है नाद या आवाज या ध्वनि, अर्थात वेश वर्ण जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है या नाद नहीं होती है, उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और से आते हैं। वापस अघोष की परिभाषा सुन लो। वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का कौन सा आ जाएगा? पहला दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कितने हो गए? 10। और ऊष्म कितने हैं? स और स। 3 कितने हुए? 13 का घोष वर्ण कितने हैं? 13। सब घोष किसे कहेंगे? वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वे वर्ण
सघोष या घोष कहलाते हैं। अब कैसे? इनकी संख्या 31 है। कितने हैं ये? 31। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5। कितने हुए? 15। फिर 15 अंतस्थ, ये रे ले और टूअर। कितने हुए? 4। ऊष्म कुल व्यंजन, कुल घोष व्यंजन कितने हुए? 20। कुल स्वर और हैं सभी स्वर कितने? 11। तो कुल घोष वर्ण कितने हो गए? 31। कुल घोष वर्ण कितने हो गए? 31। अब है हिंदी में कुछ वर्ण अलग से हैं, वे निम्न हैं। जैसे अयोगवहा, जिन्हें न तो स्वरों की श्रेणी में रखा गया है न व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है। अयोगवहा, अयोगवहा वे वर्ण जो न तो स्वर हैं न व्यंजन है, उन्हें अयोगवहा कहा जाता है। जैसे इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं। वर्तमान में आधे वर्ण का या पंचम वर्ण का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाने लगा है। इसका अंकित चिन्ह इस तरह करते हैं, विसर्ग को इस तरह करते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन देखो कौन कौन से हैं? श, त्र, य और श्र। देखो श कैसे बना? क प्लस स प्लस अ। त्र कैसे बना? त प्लस र प्लस अ। यह कैसे बना? ज प्लस य, ज प्लस य प्लस अ। स कैसे बना? स प्लस र प्लस अ। तो इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब इनका निर्माण तो व्यंजनों से मिलकर हुआ है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन अगला आता है। द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन क्या होता है? जब एक ही व्यंजन का 2 बार लगातार प्रयोग किया जाए तो वह व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाता है। द्वितीय व्यंजन जब एक ही व्यंजन का 2 बार लगातार प्रयोग किया जाए तब वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे उज्ज्वल, अब यहाँ 2 ज आ गए तो ये ज क्या हुए? द्वितीय व्यंजन हुए। इसी तरह सम्मान, अब यहाँ 2 में लगातार आए इसलिए ये द्वितीय व्यंजन हुआ। अब देखो आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जो विदेशी भाषाओं से आई हैं उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे अरबी,
यह फारसी से हिंदी वर्णमाला में देखो इनका प्रयोग किया जाता है। क, ख, नुक्ता लगा देते हैं क के, और फ, फ, इन जो नीचे नुक्ता लगे रहते हैं ये अरबी फारसी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। अंग्रेजी से देखो क्या आया, या इसका कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलोनी, इत्यादि। तो ये हिंदी वर्णमाला आज मेरा टॉपिक पूरा हुआ। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।